नमस्कार, मैं हूँ सुशील शर्कविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय वीक। स्टोरीज़ बाय वीक में आज मैं आपको एक विधवा की स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था, जब पति किसी का मर जाता था, तो जो पत्नी थी, वो अपनी भी आहुति आग में दे देती थी पत्नी के साथ, यानी पतिव्रता के साथ दे देती थी और सती सावित्री, यानी वो भी उसके साथ अग्नि में भस्म हो जाती थी। ये तो थी बहुत पुरानी प्रथा। इस प्रथा को धीरे-धीरे लोग के फिर लोगों ने जो जिनके आदमी मर जाते थे, वो एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन जो विधवा की तरह जीवन व्यतीत करती थी, वो भी बहुत ही मतलब एक तरह से अ, बहुत ही बैकवर्ड तरह भी समझा जाता था उनको, क्योंकि ये विधवा हो गई है, इसका छाया नहीं किसी को पड़ना चाहिए, ये ऐसी है, वो औरत रानी है, बाकी इस तरह के इस प्रथा को भी धीरे-धीरे चेंज करके अब आज की जो प्रथा है, आज की भी जो विधवा औरतें हैं, वो अपना पूरी ज़िंदगी ही चेंज कर दी है उन्होंने और काफ़ी दूसरे हिसाब से विधवा महिला आजकल। तो ये मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। कानपुर की एक विलेज है, जहाँ पे नाम है विलेज का रामपुरा। रामपुरा में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है, जिसका नाम है रीटा। उनके एक हस्बैंड है, उनका नाम है संतोष और उनके 2 बच्चे हैं। एक छोटी-सी फैमिली है एक, गाँव में रहते हैं टीचर। उनके हस्बैंड जो है कोई काम नहीं करते। वाइफ के जाने के बाद यानी संतोष के जाने के बाद जो टीचर रीटा थी, रीटा के जाने के बाद ये घर में बैठ के संतोष जो थे, अपने दोनों बच्चों को खिलाते थे, पिलाते थे और देखभाल करते थे। जो कमाने वाली थी वो प्राइवेट टीचर ही थी, जो रीटा थी। रीटा कमा के लाती थी और घर-बार चलता था। रीटा ने इस समय बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जिससे वो कानपुर प्रॉपर में शिफ्ट हो गई और कानपुर प्रॉपर में शिफ्ट होके उन्होंने कानपुर में एक 2 बीएचके का मकान ले लिया, खरीद लिया अपने पैसे का और उसमें पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। अब उसमें पूरी फैमिली रहती थी। रीटा अपने स्कूल चली जाती थी, स्कूल से आती थी, वापस बच्चों के साथ रहती थी और हस्बैंड उसके जो थे संतोष, बच्चों की देखभाल। एक दिन की बात है कि ऐसा हादसा हुआ कि उस हादसे में इनके हस्बैंड की डेथ हुई। अब रीटा के हस्बैंड की जब डेथ हुई, तो रीटा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और रीटा भी एक तरह से सदमे में चली गई। सदमे में जाने के बाद धीरे-धीरे हुई और वो एक तरह से विधवा हो गई। विधवा होने के बाद वो 2 बच्चों की देख-रेख करना और अपना जीवन व्यतीत करना, यही उसके लिए रह गया। रीटा इस समय जो थी 40 इयर्स की थी। जब वो वहाँ पढ़ाती थी 40 इयर्स की थी और इस समय वो करीब 55 साल के आस-पास की रीटा 55 इयर्स की थी जब वो विधवा हुई। अब विधवा हो जाने के बाद वो वापस रीटा वहाँ जाती थी अपने 2 बच्चों के साथ। अब ये 2 बच्चे जो इसके थे, ये भी बाहर पढ़ते थे, धीरे-धीरे बड़े हो गए, बाहर पढ़ने लगे और उन दोनों बच्चों को भी ये रीटा बाहर भेज देती थी पढ़ने के लिए, बच्चे इसके बाहर ही पढ़ते थे। बच्चे बाहर पढ़ते थे और वो बाहर से आते जाते थे माँ के पास। रीटा अपने घर में अकेली हुई रहती थी। इन दोनों बच्चों की मैरिज भी हो गई थी, दोनों बच्चे सेटल भी हो गए थे, जहाँ-जहाँ ये लोग नौकरी करते थे, काम करते थे, सेटल हो गए थे, वहाँ इन्होंने शादी करके अपना सेटल कर लिया था। रीटा अब घर में अकेली थी इतने बड़े घर में और करीब 55 साल की थी। इतना बड़ा घर जो था उसको काटने के लिए। जिस स्कूल में रीटा पढ़ाती थी वहाँ पे एक हेडमास्टर थे राजेंद्र जी। राजेंद्र जी का जो ट्रांसफर हुआ था, वो हुआ था यूपी के गोरखपुर से। गोरखपुर से राजेंद्र जी आए थे और यहाँ पे उनका ट्रांसफर हुआ था और वो रहने के लिए अपनी पूरी फैमिली के लिए 2 बीएचके मकान खोज रहे थे। टीचर ने बोला कि देखिए ऐसा है राजेंद्र जी, आप हेडमास्टर तो है हमारे स्कूल के, आप एक काम करें, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मुझे किराया दे दीजिएगा, अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। अब राजेंद्र की एक वाइफ थी और 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे जिसका नाम था, एक का नाम था तन्नू और एक का नाम था विशाल और जो इनकी जो वाइफ थी राजेंद्र जी की, उसका नाम था माही। माही को कैंसर। कुछ दिनों के बाद माही की डेथ हो जाती है और
ये जो थे राजेंद्र जी, वे आपस अकेले काफ़ी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो अकेले हो गए। उस घर में जाना, आना, रहना, बच्चों के साथ बैठना। बच्चे जो थे तन्नू और विशाल को राजेंद्र जी ने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। यानी वो यहाँ नहीं पढ़ते थे, वो बाहर ही अपना पढ़ाई करते थे दोनों बच्चे। तन्नू भी बाहर पढ़ाई करती थी और विशाल भी। तो दोनों बच्चे जो थे बाहर अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। जहाँ राजेंद्र जी फीस भेज देते थे, वो अपना फीस जमा करके अपना पढ़ाई लिखाई इधर राजेंद्र जी भी अकेले तनहा, उधर जो थी आपकी रीटा जी, वो भी तनहा विधवा। अब इन दोनों में एक तरह से ये घर में रहने लगे पति पत्नी की तरह, और पति पत्नी की तरह रहते हुए वो सारे संबंध इन्होंने बना लिए जो एक पति पत्नी बनाते हैं। तो ये एक शारीरिक संबंध भी इन्होंने बना लिया, और ये अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब ये इसी घर में रहते थे। जो राजेंद्र जी थे, राजेंद्र जी एक तरह से बहुत ही मतलब सिंपल से इंसान थे, लेकिन अब इस चक्कर में आ गए वो रीटा के चक्कर में, और रीटा के चक्कर में आके उन्होंने उससे एक तरह से ये कह लो कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, और उसके साथ वो सारे नैतिक संबंध बना लिए जो कि शादीशुदा लोग बनाते हैं। विशाल को वो और तन्नू को पैसा फिर भी भेजते रहे राजेंद्र जी। राजेंद्र जी उनको पैसे भेजते थे। एक दिन तन्नू और राजेंद्र ने प्लान बनाया कि हम चल के पापा को सरप्राइज देते हैं। तो पापा को जब सरप्राइज देंगे तो तब भी तो देखें पापा अभी हमें सरप्राइज देते हैं, हम भी जाके सरप्राइज। तो तन्नू और विशाल जब वापस आए गांव की तरफ, इन्होंने देखा चारों तरफ से तो दरवाजा, दोपहर का टाइम था, चारों तरफ से तो दरवाजे बंद हैं। एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, खिड़की में से जो विशाल ने झांक के देखा, इसके पैरों पर जमीन देखा कि इसके पापा जो थे रीटा के साथ एक बेड पे पति पत्नी की तरह सोए हुए थे, और आपस में लिप्त थे। और इतनी गंदी अवस्था में देख के विशाल एकदम से पीछे हो गया और चुपचाप आके सामने बैठ गया। उसने तन्नू को कुछ नहीं बताया। तन्नू और विशाल चुपचाप बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब ये उठे और कब आए बाहर। फिर विशाल ने थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही राजेंद्र जी बाहर आए। उन्होंने देखा, अरे आप लोग कब आए, कैसे आए, बगैर बताए आए, सरप्राइज दिया। राजेंद्र जी तो घबरा गए, लेकिन विशाल कुछ बोले ना बोले, चुपचाप जाके कमरे में बैठ गया और एक गंदी सी निगाह से जो था रीटा को देखा। कुछ देर के बाद बैठने के बाद विशाल ने बोला, पापा हम तो आपसे मिलने आए थे, लेकिन आप तो ये पता नहीं क्यों इतनी देर कर दी दरवाजा खोलने में। खैर कोई बात नहीं, एक दो दिन ये रुके वहां पे, बच्चे दोनों रुके इनके, तन्नू और विशाल, और उसके बाद ये वापस अपने स्कूल कॉलेज में आ गए जहाँ ये पढ़ते थे। कुछ दिनों के बाद राजेंद्र जी ने इनको पैसे भेजना बंद कर दिया, यानी इनकी फीस भेजना बंद। विशाल को बहुत बुरा लगा। विशाल ने बोला कि पापा आप पैसे क्यों नहीं भेज रहे। तो कहता है भाई हमारे पास पैसे इतने आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे को भी अब हाफ पे मिल रही है और हाफ पे वो लोग काट ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास भी अब जो खाने पीने का सामान रह जाता है, मैं दवाइयों हैं, उसके लिए हमारे पैसे बचते नहीं। विशाल को कुछ अटपटा सा ये जवाब लगा। विशाल ने वहां से सोचा कि इसके स्कूल में जाके पता करेंगे कि सच्चाई क्या है। विशाल जब स्कूल में जाके पता करता है तो पता ये चलता है कि नहीं, मास्टर जी को नहीं, बाकी सबको ही पूरी पे दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। विशाल वापस आता है अपने घर, यानी जहाँ पे राजेंद्र जी रहते हैं और रीटा रहती है, उस घर में आता है और आके अपने पिताजी से बहुत झगड़ता है। पिताजी को बोलता है कि भाई हमें फीस चाहिए, हम बगैर फीस के क्या करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, बगैर फीस के पढ़ ही नहीं सकते। उन्होंने बोला देखो भाई हमारे पास अब पैसे देने के लिए नहीं है आपको, आप अपना खुद जॉब करो या कुछ छोटा मोटा काम करो और पढ़ाई करो, उससे ही आप पढ़ाई।
ये सुनकर विशाल को बड़ा बुरा लगा। विशाल ने सोचा कि भाई ये इस तरह से मेरे पापा क्यों कह रहे हैं? इनके सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये उसको कहानी पता करनी थी। इस कहानी को पता करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। वो प्लान बहुत ही खतरनाक प्लान था। इन द मीन टाइम राजेंद्र जी जो थे गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए। राजेंद्र जी अपना पूरी बिस्तर उठा के गोरखपुर काम के लिए निकल गए। जब वो अपने यूपी चले गए गोरखपुर कुछ काम के लिए, तो रीटा के साथ ये रह गया विशाल। और विशाल ने रात को बोला रीटा को कि भाई आपने मेरे पापा को इतनी बुरी तरह फंसा दिया है कि वो सारे पैसे लाके आपके हाथ में देते हैं, और आपने हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आपके बच्चे तो सेटल हो गए हैं, हम दोनों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है, तो मैं भी आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बेटा ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मेरे पास कोई पैसे नहीं आपके पापा देते हैं। तो विशाल ने बोला मैंने अपनी आंखों से पापा को आपके हाथों में पैसे देते हुए देखा है, तो आप इस तरह से झूठ मत बोलिए। इसी तरह बात बात करते करते रीटा और विशाल में बहस सी हो जाती है। रीटा और विशाल में जो बहस होती है, इवन हाथापाई पे आ जाता है विशाल। विशाल कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे पिताजी को बर्बाद किया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही विशाल रीटा के ऊपर टूट पड़ता है, जैसे एक बरशेर किसी अपने शिकार के ऊपर टूटता है और इसका गला दबाता है। रीटा का इतने बुरी तरह से गला दबाता है कि रीटा चिल्लाती चीखती भी नहीं है, और इतनी देर तक दबाता रहता है जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। अब रीटा के जब प्राण निकल जाते हैं, अब ये विशाल घबरा सा जाता है, चलो ठीक है ये तो मर गई, लेकिन ये हवस की शिकार थी, इसलिए मैं भी अपनी हवस इससे पूरी करूं, क्योंकि ये हवस की शिकार थी। वो भी विशाल उसके साथ वो क्रिया करता है जो पति पत्नी करते हैं, और वो अपनी हवस उस रीटा से मिटाता है। हवस मिटाने के बाद उसको वहां छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वो अपना सीधा घर की तरफ आ जाता है। जो पैसे पड़े थे रीटा के, सारे पैसे लेके विशाल अपने स्कूल की तरफ आ जाता है और बैठ जाता है। 2-3 दिन के बाद वो दरवाजा नहीं खुलता है, तो वहां से कुछ लोग वहां गुजरते हैं, कुछ बात सी आने लगी। तो लोगों ने सोचा पता नहीं क्या बात है, लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस आई तो दरवाजा तोड़ा गया, तो देखा गया कि रीटा की लाश, रीटा की लाश देखते ही पुलिस वाले आ गए, और पुलिस वालों ने तहकीकात किया कि भाई यहाँ कौन कौन रहता है, कौन कौन आया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की, तो पता ये चला कि राजेंद्र जी यहाँ रहते हैं, हेडमास्टर हैं, वही इनके साथ रहते हैं। लेकिन राजेंद्र जी को जब फोन किया पुलिस वालों ने, तो राजेंद्र जी बोले कि मैं तो यहाँ गांव आया हूँ अपने गोरखपुर, तो मैं 3-4 दिन से यहीं पे हूँ, मुझे वहां का कुछ पता नहीं है। हाँ, मेरे सामने विशाल आया था, विशाल वही था। तो पुलिस ने सेकंड इन्वेस्टिगेशन के लिए विशाल को जब फोन किया, विशाल ने फोन उठाया, विशाल से बात हुई पुलिस वालों की। विशाल को बोला कि आप आओ यहाँ पे। विशाल को बुलाया गया। विशाल को जब बुलाया गया, तो विशाल को जब 2-4 डंडे पुलिस वालों ने मारे, तो वो सच्चाई उगल गया। उसने बोला हाँ, मैंने ही इसका मर्डर किया है, और ये औरत बदचलन है, मेरे पिताजी को फंसा रही थी और फंसा चुकी थी, पैसे सारे ऐंठ रही थी, हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी खराब कर दी इसने, हम लोग को पिताजी ने पैसे भी देने बंद कर दिए थे, इसलिए मैंने इसको मार दिया है। और हाँ, मारने के बाद मैंने अपनी हवस भी इसके साथ पूरी की है, क्योंकि ये एक भविष्य औरत है। ऐसा कहने के बाद पुलिस वालों ने उसको या गिरफ्तार करने के बाद उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजा। क्यों? क्योंकि वो एक नाबालिग लड़का था। विशाल नाबालिग होने के बाद ये सारी हरकतें कर चुका था, इसलिए उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया। और विशाल के ऊपर आज भी वहां पे जो है जुवेनाइल कोर्ट में कार्रवाई हो रही है। इधर जो राजेंद्र जी थे, राजेंद्र जी अपने गांव से जब वापस आए, तो उनको सारी कहानी बताई दी थी। उनको पुलिस वालों ने कस्टडी में रखा। इधर रीटा ने
जो विधवा थी उसने देखो कितने परिवार बर्बाद किए। एक तो गजेंद्र का परिवार बर्बाद किया, दूसरा अपना परिवार भी बर्बाद किया। यानी इस विधवा औरत ने यानी रीटा ने दोनों परिवारों को खत्म कर दिया। अगर विधवा थी तो उसको विधवा की तरह ही रहना चाहिए था, ठीक है। उसको अगर ये सब शौक था तो किसी और तरह से शौक पूरा कर लेती, ना कि किसी के बर्बाद कर। किसी को बर्बाद करके अगर आप शौक पूरा करेंगे आपका भी यही हर्ष होगा। ये जो था ये खूनी खेल विशाल ने इसलिए खेला कि विशाल के पिताजी यानी राजेंद्र जी पैसा देना बंद कर। और विशाल करता तो क्या, उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था, ना तो तन्नू के लिए सेकंड ऑप्शन था, क्योंकि ये दो भाई बहन पढ़ के कुछ करना चाहते थे और यही उनका हर्ष होना था, जो हर्ष आज रीटा का हुआ है। इसलिए जो विधवा जो औरत हैं वो काफी ध्यान से ये बातें सुने और समझें कि आप अपनी हदों में रहें, हद से बाहर ना जाएं। अगर हद से बाहर जाएंगे तो जिंदगी बर्बाद करेंगे। इसलिए जो कानून बने हुए हैं उस कानून के तहत आप काम करें और जो भी आपको संरक्षण दिया गया है विधवा की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वो जो भी आपका जो टर्म्स कंडीशंस में है अपनी हदों को पार ना करें। अगर आप अपनी हदों को पार करेंगे तो दूसरा किसी को अगर ठेस पहुंचेगी तो वो भी अपना हद पार करेगा और उनका यही हर्ष होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। भाई स्टोरीज बाई विक को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरीज बाई विक को कमेंट करें। आप कमेंट बॉक्स में जाके स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। और हाँ, इससे क्या आपको शिक्षा मिलती है ये भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कई चीजों पे कमेंट किए हुए हैं कि भाई मैं भूत प्रेत की भी कहानी सुनाता हूँ। लोगों ने कई कमेंट किए क्या आपने कभी भूत देखा है। अरे भाई अगर मैंने भूत देखा होता तो क्या मैं आपको कहानी सुनाता, लेकिन नहीं। हाँ, है विश्वास मुझे तो मैं सुनाता हूँ, ये सारी सच्ची कहानी है। ये भी जो आज मैंने आपको विधवा की कहानी सुनाई कानपुर की, ये भी सच्ची कहानी है। इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है, ये एकदम सच्ची कहानी है जो मैंने सुनी। हाँ, आपको अपना ख्याल रखना है, सतर्क रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।